अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? चलिए, अच्छा हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ रहे थे, यूनिट 3 पढ़ रहे थे। यूनिट 3 डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून सिस्टम पढ़ रहे थे। इम्यून सिस्टम में हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। लास्ट 2-3 लेक्चर से हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ही पढ़ रहे हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है क्या? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है? टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है, ठीक है? उनका मैकेनिज्म क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में पढ़े थे। अब जो लास्ट टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का, जो कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, वो आज हम पढ़ेंगे। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। वालेकुम अस्सलाम हमजा। आज हमजा प्रेजेंट है? चलो देखते हैं। टाइप 4, पिछले में किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी को किसी चीज की समझ ना आई हो? पढ़ा है आप लोगों ने वैसे पिछला? ये जो 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं? बहुत किसी को इसमें कोई इशू? चलो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं, और हम इसको डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है? अब ये जो डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो नाम दिया है हमने ये नाम क्यों दिया है? इसे हमने ये नाम इसलिए दिया है कि जो इसका रिएक्शन होता है एंटीजन के एंट्रेंस के 1 से 2 हफ्तों तक आपके अंदर कोई साइन सिम्टम नजर नहीं आएगा। 1 से 2 हफ्ते के बाद जो साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है, ठीक है? इसलिए हम इसे कहते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या कहते हैं हम इसे DTH, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है? तो जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसका रिस्पॉन्स क्या है? इसका रिस्पॉन्स जो है वो डिले है। रिस्पॉन्स की वजह से इसको हमने नाम दिया डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है? It starts hours or day after primary contact with an antigen and often last for days, ठीक है? इस रिएक्शन को स्टार्ट होने में वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिएक्शन है या किस टाइप का एंटीजन है, ठीक है? लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो घंटों से लेके दिनों के हिसाब से जो ये स्टार्ट होता है, ठीक है? और कुछ दिनों तक इसका रिएक्शन जो है वो रहता है। द रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन पर्टिकुलर मैक्रोफेजेस, ठीक है? अब जो इसका रिएक्शन है इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? अब ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सेल मीडिएटेड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहले हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, वो 3 टाइप्स जो है वो एंटीबॉडी रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। किसी में आईजी इन्वॉल्व था, किसी में आईजीएम इन्वॉल्व है, किसी में आईजीजी इन्वॉल्व है, ठीक है? किसी में दोनों इन्वॉल्व है, किसी में एक इन्वॉल्व है, ठीक है? वो सारी चीजें जो पहले हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं वो क्या थे? वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस थे। लेकिन ये जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है ना, इसको हम सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज की जगह इसमें सेल इन्वॉल्व है, ठीक है? और इसमें कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व है? इसमें नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी जितने भी सेल्स है वो ज्यादातर इन्वॉल्व है।
और उसमें जो मेन या जो पर्टिकुलरली जो इन्वॉल्व है या जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है वो कौन है, वो है मैक्रोपेजेस। ठीक है, चले ठीक है। This reaction occur due to the activation of specifically sensitized T lymphocyte rather than the antibodies। ठीक है, अब इस रिएक्शंस के अंदर होता क्या है कि एंटीबॉडीज की जगह टी लिम्फोसाइट जो है वो स्पेसिफिकली वो एक्टिवेट होती है। ठीक है, इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है एंटीबॉडीज की जगह। इनिशियली डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट कोच इन ट्यूबरकुलोसिस एज अ लोकलाइज्ड रिएक्शन। इनिशियली ये रॉबर्ट कोच ने क्या कहा था कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर वो स्टडी कर रहा था ट्यूबरकुलोसिस को, और उसने कहा था कि ये ट्यूबरकुलोसिस के अंदर एक लोकलाइज रिएक्शन है। ठीक है, इसने क्या कहा था कि ये एक लोकलाइज रिएक्शन है, लेकिन बाद में और इसने नाम दिया इस हाइपरसेंसिटिविटी को कि ये क्या, ये ट्यूबरकुलिन रिएक्शन है। ठीक है, इसने ट्यूबरकुलिन रिएक्शन का नाम दिया इसको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाकी लोग आए। ठीक है, काफी मुख्तलिफ लोगों ने इस पे काम किया और उन्हें पता चला कि ये तो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस में नहीं बल्कि बाकी चीजों के अंदर, बाकी पैथोजेनिक कंडीशन के अंदर, बाकी पैथोलॉजिक कंडीशंस के अंदर भी सेम रिएक्शंस होता है। तो अगर ये सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस का रिएक्शन है तो ये बाकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्यों होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे स्टडी किया और स्टडी के बाद वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि इस ये जो है ये एक अलग चीज है, ये ट्यूबरकुलोसिस से सिर्फ और सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस से मुंसलिक नहीं है, लेकिन ये एक अलग चीज भी है। और इसने क्या कहा था कि ये क्या है, ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लास्ट स्लाइड जो है वो रिपीट कर ले, रिकनेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, या हम इसे कहते हैं डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब ये जो हम इसे डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स जो है वो डिले है। ठीक है, बाकी जो 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमने पढ़े उनका रिस्पॉन्स जो था वो रैपिड रिस्पॉन्स था। ठीक है, वो जब एंटीजन बॉडी के अंदर आता था वो रैपिड रिस्पांस करके उसके खिलाफ जो है वो एक्ट करता था। ठीक है, लेकिन ये जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसमें होता ये है कि ये घंटों से लेके कुछ दिनों तक जो है इसका प्राइमरी कांटेक्ट जब एंटीजन के साथ होता है तो ये स्टार्ट होता है। दूसरी बात क्या है कि इसे हम सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। अब सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम क्यों कहते हैं, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है। जो बाकी 3 हमने पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थे, वो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस थे। क्योंकि उसमें कुछ में तो जिस तरह टाइप 1 है, टाइप 1 में आईजी इन्वॉल्व है, टाइप 2 में आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व है, टाइप 3 में आईजीएम या आईजीजी जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरह टाइप 4 के अंदर कोई भी एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो टी लिम्फोसाइट्स जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसके अंदर मैक्रोपेजेस वगैरह जो नेचुरल किलर सेल्स वगैरह ये सारी चीजें जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए हमें इसे सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखो कि इसके अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडीज की जगह टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले इसे स्टडी किया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ट्यूबरकुलोसिस को स्टडी कर रहा था, ट्यूबरकुलोसिस को स्टडी करने के दौरान उससे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मिल गए। उसने क्या कहा, उसने उसने ये सोचा कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कुछ माइनर लोकलाइज्ड रिएक्शंस है। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि ये ट्यूबरकुलोसिस के लोकलाइज्ड रिएक्शन है और इसने इसे ट्यूबरकुलिन रिएक्शन का नाम दिया, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन का नाम दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद काफी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इस पे स्टडी किया। ठीक है, उन्होंने मुख्तलिफ डिजीजेस स्टडी किए। अब कुछ लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के अलावा कुछ और डिजीजेस ऐसे सामने आए कि उसमें भी सेम रिएक्शंस हो रहे थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये ट्यूबरकुलिन रिएक्शन है तो ये तो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी चीजों के अंदर क्यों हो रहा है या बाकी डिजीजेस के अंदर क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, स्पीड ज्यादा है। ठीक है,
अच्छा, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस स्टडी किया था। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर वो कह रहा था कि ये लोकलाइज रिएक्शंस है, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों ने स्टडी किया, उन्हें बाकी डिजीजेस के अंदर भी सेम रिएक्शंस मिल गए। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के अंदर नहीं है, बल्कि बाकी चीजों के अंदर या बाकी डिजीजेस के अंदर भी। तो उन्होंने इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का नाम दिया, या इसे नाम दिया DTH, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहली बात ये कि इसमें सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, ठीक है। हम ये चीजें पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है, वो आप लोग देख लो। जो इसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व है वो क्या है? वो है टी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स इन्वॉल्व है। अब टी सेल्स को हम टी सेल्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड के अंदर जो है ये क्या होती है? ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, ठीक है। इसकी मैच्योरेशन जो है वो कहाँ पे होती है? वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है, ठीक है। अब टी सेल्स जो है वो दो तरह के सेल्स है, ठीक है। ये जो टी सेल्स है ना, ये दो तरह के हैं। एक है इसकी CD4, ठीक है, और एक है इसकी CD8। CD8 और CD4 सेल्स इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो CD8 सेल्स है ये क्या करती हैं? इसको हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। या आप लोग इधर देख ले, मैं यहाँ पे, ठीक है। दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं, CD4 इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या कहा कि CD8 इन्वॉल्व है, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को? CD8 और CD4 जो है वो दोनों इन्वॉल्व है इसके अंदर, CD8 और CD4, ठीक है। अब ये जो CD8 और CD4 सेल्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम CD8 की बात करते हैं। जो CD8 सेल्स हैं ये क्या है? जो CD8 सेल्स है इनको हम कहते हैं कि ये किलर टी सेल्स है, ठीक है। ये क्या है? ये किलर टी सेल्स है, ठीक है। ये किलर टी सेल्स है, या हम इसे कहते हैं, अब किलर टी सेल या हम इसे कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। अच्छा, नजर नहीं आ रहा सही, ये टेक्स्ट साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे या तो टी सेल्स, ये किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है ये क्या है? इसे हम क्यों साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? दे किल्स थिंग, ठीक है, ये चीजों को मारते हैं, किल करते हैं चीजों को, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं? दे हैव वेरी स्पेसिफिक टारगेट्स, ठीक है। इसके टारगेट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। टारगेट में बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इन दियर टारगेट, ठीक है, स्पेसिफिक इन दियर टारगेट्स। अब ये सेल्स जो है, ये CD4 सेल्स जो है ये क्या है? एक तो ये चीजों को किल कर देते हैं, ठीक है, ऊपर से ये अपने टारगेट में जो है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। CD4 का क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं CD8 का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं CD4 सेल्स की, ठीक है, CD4। अब CD4 क्या है? CD4 को हम क्या कहते हैं? CD4 को हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हेल्पर टी सेल्स। ये CD8 का हेल्प आउट करते हैं। अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? हेल्पर टी सेल्स जो है ये लोकलाइज साइटोकाइंस जो है लोकलाइज रिलीज करते हैं, लोकली साइटोकाइंस जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है, लोकली रिलीज साइटोकाइंस। इनका काम क्या है? साइटोकाइंस को लोकली रिलीज करना, ठीक है।
अब ये जो साइटोकाइंस लोकली रिलीज करते हैं ये साइटोकाइंस जितने भी है ये क्या है, ये स्मॉल प्रोटीन्स है, ठीक है। ये साइटोकाइंस जो है ये क्या है, ये स्मॉल प्रोटीन्स है, ठीक है। अब ये स्मॉल प्रोटीन्स जितने भी है इनका क्या काम है, ये स्मॉल प्रोटीन जाके या तो सेल्स को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। दो काम है, या तो सेल्स को इनहिबिट करेंगे और या उनकी एक्टिविटी को एनहेंस करेंगे, ठीक है। CD4 के अंदर क्या था, CD4 को हम हेल्पर टी सेल कहते हैं। कुछ नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा है? बेटा अपना लैपटॉप लाओ, उसको विंडो ऑपरेट करना, तो वो सारा कुछ विंडो नहीं जाएगा, नहीं अपडेट नहीं होता। अच्छा कुछ नजर नहीं आ रहा, ब्लैंक है, ठीक है। चलो दोबारा सुन लो। अब एक है, हम बात कर रहे थे CD4 की, और एक है हमारे पास CD8, ठीक है। अब CD8 की सबसे पहले बात करते हैं। CD8 को हम क्या कहते हैं, CD8 को हम किलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। एक तो हम किलर सेल्स कहते हैं, दूसरी बात क्या है, इसको हम साइटोटॉक्सिक कहते हैं, ठीक है। इसको हम साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स कहते हैं। अब ये जो साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स है, ठीक है, इनको हम ये नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये चीजों को किल करता है, ठीक है। और अपने टारगेट में ये बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। इनका स्पेसिफिक टारगेट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, अब नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं CD4 सेल्स की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं CD4 सेल्स की। अब जो CD4 सेल्स है, CD4 को हम कहते हैं हेल्पर टी सेल्स। क्या कहते हैं इसे हम, हेल्पर टी सेल्स। अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, ये हेल्पर टी सेल्स जो है ये लोकली साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। ये क्या है, ये साइटोकाइंस है, ठीक है। लोकली इसने क्या करना है, साइटोकाइंस रिलीज करने है। अब इन साइटोकाइंस का काम क्या है, ये साइटोकाइंस जो है ये साइटोकाइंस स्मॉल प्रोटीन है, छोटे छोटे क्या है, प्रोटीन्स है, स्मॉल प्रोटीन्स है, ठीक है। अब इन स्मॉल प्रोटीन्स का काम क्या है, इन स्मॉल प्रोटीन ने या तो चीजों को स्टिमुलेट करना है, ठीक है, स्टिमुलेट, ठीक है, या तो स्टिमुलेट करना है, ठीक है, और या इनहिबिट करना है। अब समझ आ गई है, यहां तक समझ आ गई सबको, ठीक है। अब अगर नहीं आई समझ दोबारा एक दफा सुन लो, ठीक है। जितने भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, उसके अंदर टी सेल्स इन्वॉल्व। अब जो टी सेल्स इन्वॉल्व है उसको टी सेल्स को हम टी सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड के अंदर जो ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। अब टी सेल्स का काम क्या है, दो तरह की टी सेल्स हैं। इन टी सेल्स का काम क्या है कि टिश्यू को डैमेज करना, ठीक है। दो तरह के टी सेल्स है, CD4 है और CD8 है। CD8 को हम किलर टी सेल्स बोलते हैं, या हम इसे कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इसे हम किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चीजों को किल कर देते हैं, ठीक है, और ये अपने टारगेट में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। यहां तक क्लियर है बात। उसके बाद हम बात करते हैं CD4 सेल्स की। जो CD4 सेल्स है वो क्या है, वो हेल्पर टी सेल्स है। इन हेल्पर टी सेल्स ने क्या करना है, इन हेल्पर टी सेल्स ने लोकली साइटोकाइंस रिलीज करने हैं। उन साइटोकाइंस का काम क्या है, वो साइटोकाइंस जो है ये स्मॉल प्रोटीन से जो कि अदर सेल्स को इन्होंने स्टिमुलेट या इनहिबिट करना है, ठीक है। दे आर एक्ट लाइक एन आर्मी जर्नल। क्यों, आर्मी जर्नल ने क्या करना है, जितने भी ये जर्नल्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, ये खुद लड़ते नहीं है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दूसरे सेल्स को, दूसरे आर्मी पर्सन को या दूसरे सिपाहियों को तैयार करते हैं, ठीक है, और उन्हें कहते हैं कि आप लड़ो। सेम साइटोकाइंस ने करना है, ठीक है। साइटोकाइंस ने क्या करना है, इन साइटोकाइंस ने दूसरे सेल्स को कोऑर्डिनेट करना है, दूसरे इम्यून सेल्स को कोऑर्डिनेट करना है और उन्हें लड़ने के लिए भेजना है, ठीक है।
यहां तक समझ आ गई सबको? चलो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जो डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, उसके अंदर 1 से 2 हफ्तों तक कुछ कंडीशंस, मोस्टली कंडीशंस में 1 से 2 हफ्तों तक जो है वो कोई साइन सिम्टम जो है वो नजर नहीं आते। 1 से 2 हफ्तों के बाद जो साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि इसके 2 फेजेस हैं। एक है सेंसिटाइजेशन फेज, ठीक है, एक क्या है सेंसिटाइजेशन फेज, जो हम अभी पढ़ेंगे कि सेंसिटाइजेशन फेज जो है वो क्या है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा जो हमारा है वो है इफेक्टर फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंसिटाइजेशन फेज में क्या होता है। अब सेंसिटाइजेशन फेज जो है ये क्या है? सेंसिटाइजेशन फेज जब इनिशियल सेंसिटाइज जो ये रिएक्शन स्टार्ट होता है कहाँ से? सेंसिटाइजेशन फेज से। प्राइमरी कांटेक्ट हो गया एंटीजन के साथ, सेंसिटाइजेशन फेज जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर जो हेल्पर टी सेल्स है, TH1 जो लिखा हुआ है हेल्पर टी सेल 1, ये CD4 सेल्स का एक टाइप है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। A variety of antigen presenting cells including Langerhans cells and macrophages have been shown to the involved in the activation of DTH response. ठीक है, इसके अंदर एक तो हेल्पर टी सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है, दूसरी बात क्या है कि कुछ और सेल्स है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। और वो सेल्स कौन से है? वो मैक्रोपेजेस है, ठीक है, और लंगरहान सेल्स है। लंगरहान सेल्स जो है ये स्किन की स्पेसिफिक मैक्रोपेजेस है, ठीक है, लंगरहान सेल्स जो है ये स्किन के मैक्रोपेजेस है। ठीक है, TH1 का मतलब है सेल 1। ठीक है, TH1 का मतलब क्या है? TH1 का मतलब है हेल्पर टी सेल 1। ये जो TH1 है ना, ये है हेल्पर टी सेल्स 1। ठीक है, हेल्पर टी सेल 1 ये CD4 का टाइप है मेन। ठीक है, तो ये क्या है? ये हेल्पर टी सेल 1 है। और इसके अंदर और क्या इन्वॉल्व है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन्वॉल्व है। इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से हैं? मैक्रोपेजेस और लंगरहांस सेल्स है। ठीक है, अब इन लंगरहांस सेल्स और मैक्रोपेजेस ने क्या करना है? जब भी कोई एंटीजन बाहर से आता है स्किन को वो पेनिट्रेट करता है और स्किन के अंदर चला जाता है, एपिडर्मिस को क्रॉस करके डर्मस में चला जाता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ये रीजनल लिम्फ नोड तक पहुंचने के लिए वहां पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैक्रोपेजेस और जो लैंगरहांस सेल्स है, ये क्या कर लेते हैं? ये उस ऑर्गेनिज्म को या उस एंटीजन को पकड़ लेते हैं। जब ये उस एंटीजन या ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेते हैं तो आगे क्या होता है? आगे ये एक तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया, ठीक है, जो कि हमारे मैक्रोपेजेस है या लैंगरहांस सेल्स है, और इसने एंटीजन को पकड़ लिया है। और दूसरी साइड से कौन है? दूसरी साइड से टी लिम्फोसाइड आ जाते हैं। अब ये टी लिम्फोसाइड और जो लंगरहांस सेल्स है या मैक्रोपेजेस है, ये आपस में एक मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं MHC। अब ये जब मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो टी सेल्स है या टी लिम्फोसाइट है वो सेंसिटाइज हो जाते हैं। MHC का काम क्या है? ये इसने टी लिम्फोसाइट्स को सेंसिटाइज करना है। इस टी लिम्फोसाइट्स ने क्या करना है? मुख्तलिफ साइटोकाइंस रिलीज करने हैं, ठीक है, उन साइटोकाइंस ने क्या करना है? उन्हें इसने साइटोकाइंस पे एक्ट करना है। साइटोकाइंस ने क्या करना है? मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है, और एक मैक्रोपेजेस जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एक्टिवेटेड मैक्रोपेजेस जो है वो ग्रेनुलोमा वगैरह जो है वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहां तक क्लियर है? यहां तक ये क्या था? ये सेंसिटाइजेशन बेस था। सेंसिटिव हो गए हम, ठीक है, सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया।
अब अगर सेम एंटीजन के साथ दोबारा जब सब्सीक्वेंट एक्सपोजर होता है, हम बार बार एक्सपोज होते हैं, ठीक है, तो दूसरा फेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इफेक्टर फेज। अब ये जो इफेक्टर फेज है, इफेक्टर फेज के अंदर क्या होता है? इफेक्टर फेज के अंदर ये होता है कि जो टी सेल्स होते हैं ना, इसने क्या करना है, टी सेल्स ने आगे जाके बंच या बल्क ऑफ मैक्रोपेजेस को, रिपीट कर दूं लास्ट स्लाइड, ठीक है, ये पढ़ा के ना दोबारा जो है वो पूरा मैकेनिज्म जो है वो रिपीट कर लूंगा, ठीक है। अब जो एक्टिवेटेड टी सेल्स है, उन्होंने क्या करना है, एक्टिवेटेड टी सेल्स ने बल्क ऑफ मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट करना है, ठीक है, 100 मैंने मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट करना है। अब जब ये 100 मैंने मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट करेंगे तो उन्होंने क्या करना है, ये मैक्रोपेजेस जो है दे विल बिकम वेरी हाइपर एक्टिव, ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। और जब ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे ना, आवाज कट रही है, लेक्चर अपलोड कर लेंगे इंशाल्लाह आज या कल, इसी वीक में लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। अभी आप लोग सुन लो। जब ये मैक्रोपेजेस हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो उसके बाद ये हार्म देना शुरू कर देते हैं। जब हार्म देना शुरू कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, दे कैन डिग्रेड द सेल्स, दे कैन engulf द सेल्स बिकॉज दे आर फेगोसाइटिक। अपनी पैगोसाइटिक एक्टिविटी की वजह से ये क्या करते हैं, दे कैन डिग्रेड, दे कैन किल, दे कैन engulf द सेल्स। और जब ये सेल्स को engulf कर लेते हैं तो उसके बाद दे कैन ब्रेक देम डाउन एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। जब ये engulf कर लेते हैं, ये सेल्स को ब्रेक करके, ब्रोकन डाउन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो एक ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी जंग चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हम इसीलिए कहते हैं कि ये हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी जो है वो हाइपर हो गई है, ठीक है। अपनी ही सेल्स को, ये कहते हैं कि अपनी ही सेल्स को ये बाहर के सेल्स कंसिडर करके उन पे अटैक करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब मैकेनिज्म को दोबारा देख लो आप, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को बताया कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड नहीं है, ये साइटोटॉक्सिक जो सेल्स है या सेल मेडिएटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर इन्वॉल्व है टी सेल्स, जो मेन इन्वॉल्व है वो टी सेल्स है। टी सेल्स को हम टी सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड के अंदर जो इसकी मैच्योरेशन होती है। अब टी सेल्स के अंदर दो तरह के सेल्स है, CD4 है और CD8 है। जिनको आवाज का इशू था वो सुन ले, ठीक है, जो कह रही थी कि आवाज कट रही है। दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व है, CD4 और CD8। अब CD8 को हम क्या कहते हैं, CD8 को हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, NK सेल्स, या हम उन्हें कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। अब जो नेचुरल किलर सेल्स है या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, इनका काम क्या है, इनका काम है किलिंग, और ये अपने टारगेट में बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टारगेट देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टारगेट को पकड़ के उन्हें किल कर देते हैं। वही शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब जो CD4 सेल्स है, CD4 सेल्स ने क्या काम करना है, CD4 सेल्स को हम हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं, और इन्होंने साइटोकाइंस रिलीज करने हैं। अब ये जो साइटोकाइंस है, ये छोटी छोटी प्रोटीन्स है, स्मॉल प्रोटीन्स है, और इन्होंने या तो इम्यून सेल्स को सेंसिटाइज करना है या उनको इनहिबिट करना है काम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इनहिबिट करना है या उनको सेंसिटाइज करना है, ठीक है। अब उन सेल्स ने क्या करना है, जब ये इनहिबिट और सेंसिटाइज होते हैं, इन्होंने किन सेल्स को करना है, जो हमारे पेगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है, या जो हमारे वो है नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है, या जो हमारे मैक्रोपेजेस वगैरह है, ये सारी चीजें जो उन्होंने एक्टिवेट करके उन्होंने आगे जाके जो है वो किलिंग शुरू कर दी।
अब जो डिले टाइप 1 या जो डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, इसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो क्या इन्वॉल्व है, इसके अंदर दो वास्कुलर ट्री है। इस साइड इनमें जाना तो अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो अब देखो मैकेनिज्म के अंदर, इसके अंदर दो फेजेस हैं, ठीक है। डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर दो फेजेस है, ठीक है। एक को हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन फेज और दूसरे को हम कहते हैं इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन फेज क्या है? सेंसिटाइजेशन फेज ये है कि अब ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो गया, ठीक है। एंटर होके उसने एपिडर्मल लेयर जो है वो क्रॉस करके डर्मस में आ गया। जब डर्मस के अंदर आता है तो डर्मस के अंदर मुख्तलिफ मैक्रोपेजेस और लंगरहान सेल्स जो है वो मौजूद है। लंगरहान सेल्स जो है ये मैक्रोपेजेस है, स्पेसिफिक स्किन के मैक्रोपेजेस है, ठीक है। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने उस बैक्टीरिया को या उस ऑर्गेनिज्म को किल करना या ब्रेक डाउन करना शुरू कर देना है, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में उसे डिवाइड कर लेते हैं। अब ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो है, एक जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब है जो मैक्रोपेजेस और लंगरहान सेल्स है। इन मैक्रोपेजेस और लंगरहान सेल्स ने क्या करना है? इन मैक्रोपेजेस और लंगरहान सेल्स ने हेल्पर टी सेल्स के साथ एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। उनके साथ एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। अब इस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? इस मेजर हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बाद जो है हमारी इम्यून सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट कौन होता है? टी सेल एक्टिवेट होता है, ठीक है। और टी सेल एक्टिवेट होके बहुत ज्यादा हेल्पर टी सेल्स जो है वो बना लेते हैं। अब जो सेंसिटाइज टी सेल्स है उन्होंने क्या करना है? उन्होंने मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, वहां पे एक्टिवेटेड मैक्रोपेजेस ने एक ग्रेनुलोमा जो है वो फॉर्म करना है, ग्रेनुलोमा बनाना है, ठीक है। अब जो ग्रेनुलोमा बनाना इन्होंने, ठीक है। दूसरी बात अब ये है कि अगर दोबारा जो है वो अब हम आते हैं, ये फर्स्ट फेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्टर फेज में। इफेक्टर फेज में क्या होता है? इफेक्टर फेज में जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हमारे पास मौजूद है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बल्क ऑफ मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट किया, बहुत सारे मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट किया। जब ये बहुत सारे मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं तो इन मैक्रोपेजेस ने क्या करना? अब ये मैक्रोपेजेस है ये हाइपर हो गई है, हाइपर एक्टिव हो गई है। जब ये हाइपर एक्टिव हो गई है, ठीक है, तो उन्होंने ज्यादा हार्म क्रिएट करना है। ज्यादा हार्म में क्या करेंगे? ये सेल्स को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, सेल्स को इनगल्प करना शुरू कर देंगे। जब ये सेल्स को इनगल्प कर देते हैं, ठीक है, उन्हें डिग्रेड करके, उन्हें ब्रेक डाउन करके, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये फैगोसाइटिक सेल्स है। अब जब ये इसी तरह ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ह्यूज एक जंग छिड़ जाएगी, ठीक है, एक जंग शुरू हो जाएगी। और इस जंग की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बाहर से आया था, वो ऑर्गेनिज्म जब वो डिग्रेड हो गया, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म ब्रेक होके वो बाहर निकल सकता था। लेकिन हमारी बॉडी ने क्या किया? उस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे? वो ऑर्गेनिज्म मैक्रोपेजेस के साथ या लंगरहान सेल्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया। जब कनेक्ट हो गया तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे लंगरहान सेल्स जो है ये मैक्रोपेजेस, अब मैक्रोपेजेस हम कुछ सेल्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि उसके ऑर्गन्स के हिसाब से वहां के मैक्रोपेजेस को हमने स्पेसिफिक नाम दिए हैं, ठीक है। तो स्किन के मैक्रोपेजेस को हम लंगरहान सेल्स कहते हैं, ठीक है। स्किन की मैक्रोपेजेस को हम लंगरहान सेल्स कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा मैक्रोपेजेस जो है वो एक्टिवेट होंगे और उन ज्यादा से ज्यादा मैक्रोपेजेस ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा किलिंग शुरू कर देनी है, अपने ही सेल्स के खिलाफ जो है वो एक्ट करना शुरू कर देना है, होस्ट सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे और वहां पे एक ग्रेनुलोमा जो है वो बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब एक चीज याद रखना, ठीक है, अब ये कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, उसके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंटर हुए कि उनको निकालना या उनको इनकल्प करना जो है वो मुश्किल है और उनके खिलाफ ये रिस्पॉन्स बनता है, फिर तो ये ठीक है, नॉर्मल एक रिस्पॉन्स अगर बनता है तो। लेकिन अगर छोटे से छोटे पार्टिकल के खिलाफ ये रिस्पॉन्स बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर डस्ट पार्टिकल आ गया, पोलन आ गया, ठीक है, डेंड्रफ वगैरह है, ठीक है, इस तरह की छोटी सी माइनर किसी चीज की एंट्रेंस हो जाती है, किसी चीज की इन्वेजन हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, तो ये रिस्पॉन्स क्या है? ये रिस्पॉन्स सही नहीं है, ये हाइपर रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये हमारी बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने रिएक्ट किया, अननेसेसरली रिएक्ट किया छोटी से छोटी पार्टिकल के खिलाफ, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी या हम इसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है? ये क्या करना है? मैकेनिज्म क्लियर है? आप आगे पढ़े। चले, अब आगे टाइप्स देखते हैं, ठीक है। जो डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, इसके मेन दो टाइप्स है, कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड ट्यूबरक्लीन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी occurring after sensitization with certain substance. These include drugs such as sulfonamides and neomycin, plant products such as poison ivy, poison oak, chemicals such as formaldehyde and nickel, and cosmetic soap and other substances. दो तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट और ट्यूबरकुलिन टाइप। कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि हम किसी चीज के साथ हमारा स्किन कॉन्टैक्ट आ जाता है, ठीक है, किसी चीज के साथ हमारी बॉडी जो है वो इन कॉन्टैक्ट आ जाती है। अब वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई ड्रग हो सकता है जिस तरह सल्फोनामाइड या न्यूमाइसिन वगैरह है, वो कोई पॉइजन हो सकता है, प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये कोई केमिकल वगैरह हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड, निकल वगैरह, कोई कॉस्मेटिक्स हो सकता है, कोई किसी सोप से एलर्जी हो सकती है, ठीक है, किसी और सब्सटेंस से जो है वो हमारा कांटेक्ट में आके, हमारे कांटेक्ट में आके उससे हमें एलर्जी जो है वो, या एलर्जी हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि एलर्जी जो है वो सारे जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इन चीजों से जो है वो भी रिएक्शंस होते हैं और ड्रग्स जो हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर पढ़े उधर भी रिएक्शंस हो रहे थे, उसको हम एलर्जी कहते हैं, इसको हम एलर्जी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? तो इसका जवाब ये है कि वहां पे जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थी, जिनको हम एलर्जन रिएक्शन या जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन या जिसको हम एलर्जी कहते हैं, वो क्या था उसमें? वो एक तो सबसे पहली बात तो है कि वो इमीडिएट है, ऑन द स्पॉट, जैसे आपने लगाया ऑन द स्पॉट जो है वो एलर्जी होगी, ठीक है। एक तो इमीडिएट रिएक्शंस होती है। दूसरी बात उसमें ये है कि वो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस थी, उसके अंदर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है वो क्या है? वो है आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है, उसमें आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व थे, ठीक है। उससे वो एक अलग टॉपिक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, एक तो ये रिएक्शंस डिले है, ठीक है,
इनमें 2 दिन, इनमें घंटे भी लग जाते हैं, इनमें दिन भी लग जाते हैं, ठीक है, और ये काफी दिनों तक ये रिएक्शंस जो ये रहते हैं। दूसरी बात ये कि इसके अंदर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व है, और वो सेल्स कौन से, वो हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्व है इसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो है एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है, जो हमारे लंगरहान सेल्स है, जो हमारे मैक्रोफेजेस है, ठीक है, वो सेल्स इन्वॉल्व है, साइटोटॉक्सिक सेल्स है, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स है, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। So this reaction manifests when these substances acting as a heptan enter the skin and combine with body protein to become a complete antigen to which a person becomes sensitized. ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये सब्सटेंसेस जब हमारी बॉडी में इन्वेड कर देते हैं, जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये एज अ हेप्टन एंटर होते हैं। हेप्टन हमने ठीक है, हेप्टन हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, इसकी ये जो डिफेंस मैकेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेप्टन क्या है। हेप्टन एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करवा सकता है, ठीक है। हेप्टन वो मॉलिक्यूल है जो कि एक एंटीजन, ये कंप्लीट एंटीजन कब बनता है, हेप्टन जो है ये आपकी बॉडी में एंटर होता है और आपकी बॉडी के अंदर बॉडी प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होकर ये कंप्लीट एंटीजन बनता है, ठीक है, और इसने आगे जाके आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करना होता है, ठीक है। तो ये क्या है इसने क्या करना है, इसने एज अ इन ऑर्गेनिज्म ना या इन सब्सटेंसेस ने अंदर आके एज अ हेप्टन जो है वो एक्ट करना है, आपके बॉडी प्रोटीन के साथ कंबाइन होके ये कंप्लीट एंटीजन बन जाएगा और आप जो है या कोई भी बंदा जो है इसको वो सेंसिटाइज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब जो दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप, आप डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, वो क्या, अब इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये फर्स्ट टाइप का एक एग्जांपल है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सेकंड एक्सपोजर हुआ सेम एंटीजन के साथ, ठीक है, इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया, साइटोटॉक्सिक सेल्स ने अटैक किया उसके ऊपर, ठीक है, और डैमेज, स्किन को डैमेज होना जो है वो स्किन को डैमेज करना उन्होंने शुरू किया। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इचिंग होगी, एरिदीमा होगा, एरिदीमा रेडनेस आएगी, ठीक है, वेसिकल्स बनेंगे, ये जो पोड़ी वगैरह इस तरह बनते हैं, ठीक है, वेसिकल्स बनेंगे, बॉयल्स जिस तरह ये बॉयल्स बनते हैं इन्हें वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड जो कैविटीज बनते हैं ये वेसिकल्स है, वेसिकल्स बनेंगे, एक्जिमा होगा, एक्जिमा रेडनेस, एक्जिमा स्किन एलर्जी मतलब खारिश वगैरह होगी, ठीक है, और नेक्रोसिस ऑफ स्किन विद इन 12 to 48 आवर ऑफ द सेकंड एक्सपोजर, ठीक है। सेम एंटीजन के साथ जब हमारा दोबारा जब हम इन कांटेक्ट आएंगे तो 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमारी बॉडी के अंदर या हमारी स्किन के ऊपर ये साइन सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, इचिंग होगी, एरिदीमा, वेसिकल्स, एक्जिमा, और हत्ता कि ये कि स्किन की सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, निक्रोसिस के हम कहते हैं सेल डेथ को, ठीक है, तो सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम टाइप 2 उसका जो सेकंड एग्जांपल है ट्यूबरक्लिन टाइप, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक दफा इसे देख लो, ठीक है, ये क्या है, हमने अभी क्या पढ़ा, कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा। कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी में हमने ये पढ़ा कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ जब हमारी बॉडी इन कॉन्टैक्ट आ जाती है तो हमें जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस या मुख्तलिफ एलर्जिंग रिएक्शंस जो है वो शुरू हो जाती है। एलर्जी हम इसलिए नहीं कहते कि एलर्जी जो जितनी भी है वो टाइप 1 के अंदर आती है, ठीक है, तो मुख्तलिफ रिएक्शन शुरू हो जाती है। उन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म या ये सब्सटेंसेस जो है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म या ये सब्सटेंसेस जो एज अ हेप्टन जो है वो एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये जब हमारी बॉडी की अपनी प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये कंप्लीट एंटीजन बन जाते हैं और हमारी बॉडी को सेंसिटाइज कर देता है और हम सेंसिटाइज हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब सेम एंटीजन के साथ, ये हम कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है, सेम एंटीजन के साथ हमारा दोबारा जो है वो सामना हुआ, ठीक है, दोबारा से वो सेम ऑर्गेनिज्म या सेम एंटीजन जो है वो इन्वेड हुआ, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो जिसको हम नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं वो एक्टिवेट हो गए, ठीक है, और बॉडी के अंदर इचिंग, एरिदीमा, वेसिकल्स, एक्जिमा या नेक्रोसिस वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और सेल डेथ जो है वो शुरू हो जाती है वहां पे, ठीक है। अच्छा, लुबाइना का क्वेश्चन है कि टाइप 1 और टाइप 4 के अंदर क्या डिफरेंस है।
टाइप 1 और टाइप 4 के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि टाइप 1 को हम कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और टाइप 4 को हम कहते हैं डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है उनका रिएक्शन विद इन सेकेंड्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है या विद इन मिनट्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंटीजन आया, कांटेक्ट हुआ एंटीजन के साथ हमारा, ठीक है, या चाहे कोई भी कांटेक्ट हो, रिस्पिरेटरी एरोसोल कांटेक्ट हो, ठीक है, गैस्ट्रिक कांटेक्ट हो, जो भी हो, ठीक है, विद इन सेकंड या विद इन मिनट्स जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन डिले टाइप में क्या है, डिले टाइप में घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है, हफ्ते भी लग जाते हैं और ये रिएक्शन शुरू हो जाता है। पहला डिफरेंस तो ये होगा। सेकंड डिफरेंस जो है उन्हें हम कहते हैं कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है और इस टाइप 4 को हम कहते हैं ये सेल मीडिएटेड है। उसके अंदर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो उसके अंदर इन्वॉल्व है वो है IgE एंटीबॉडी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर जो है वो सेल्स इन्वॉल्व है और उन सेल्स में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व है, स्पेसिफिकली टी सेल्स इन्वॉल्व है और जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो मेन डिफरेंस है टाइप 1 के अंदर और टाइप 4 के अंदर वो ये है। ठीक है, उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं और इसके अंदर बाकी रिएक्शंस आते हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में, आप लोगों ने ये सुना होगा कि प्लानी का जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो 5 महीने बाद 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, रिजेक्शन हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब उस जब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, जब ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, उस टाइम पे ये रिजेक्शन क्यों नहीं आई? क्योंकि रिजेक्शन के अंदर जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या जो हमारी रिएक्शंस इन्वॉल्व है वो कौन है, वो कौन से रिएक्शन है, वो टाइप 4 या डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इनकी रिएक्शन में ना टाइम लगता है। ऊपर से जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम साथ साथ जो है उन्हें ऐसे ड्रग्स देते हैं कि हम उनकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इम्यून कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स भी देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब ये ऑर्गन रिजेक्शन होता है इसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिले टाइप रिएक्शन है हमारी बॉडी के। ठीक है, तो इसका मेन डिफरेंस यही है। चले आपको अब ब्रेक दे देते हैं, ठीक है, 20 मिनट का ब्रेक ले लें आप लोग और आप लोग फिर आ जाए 12-15 पे सारे वापस आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप जो डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, बंद करिए।
स्टूडेंट्स आ जाओ, बस करो, 20 मिनट्स हो गए आप लोगों की। बीस नहीं बल्कि 22-23 मिनट्स हो गए। चलो स्टार्ट करें हम। हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ट्यूबरक्लीन टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, जो ट्यूबरक्लीन रिएक्शंस है ये टिपिकल एग्जांपल है डिले हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की। ठीक है, the tuberculin reaction is a typical example of delay hypersensitivity to antigen of microorganism which is being used for diagnosis of the disease. ट्यूबरक्लीन रिएक्शन जो है ये टिपिकल एग्जांपल है डिले हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन के हिसाब से है। ठीक है, और ये हम यूज करते हैं डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए। ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट। ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट जो है ये वो टेस्ट है जिसको हम कैरी आउट करते हैं किस चीज के लिए, ये मालूम करने के लिए कि ये इंडिविजुअल जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को एक्सपोज हो चुका है प्रीवियसली या नहीं हो चुका। अब इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्यूबरक्लीन जिसको हम पीपीडी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन डिराइव्ड जो है, वो हम क्या करते हैं, वो हम इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंट्राडर्मली इंट्राडर्मली हम क्या करते थे, ट्यूबरक्लीन जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको एग्जामिन करते हैं 48 to 72 आवर्स के लिए। ठीक है, और हम ये देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इंट्राडर्मली जो है आप लोगों ने शायद देखा होगा। ठीक है, इंट्राडर्मली हम उसको इस तरह इंजेक्ट कर लेते हैं, उससे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, जहां तक वो बॉल बन जाता है उसे अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग जो होती है, फिर उसको हम 48 to 72 आवर्स के लिए उसे एग्जामिन करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें रेडनेस तो नहीं हुई, ठीक है, स्वेलिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, या हार्डनेस तो नहीं हो रही। ठीक है, वहां पे जहां पे हमने इंजेक्शन लगाया है, अगर वहां पे रेडनेस हो रही हो, स्वेलिंग हो रही हो, ठीक है, या हार्डनेस हो रही हो, तो इसका मतलब है कि ये बंदा जो है इसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव टेस्ट का क्या मतलब है, पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि इसके अंदर डिजीज है या नहीं है। समझ आ गई? इस चीज को गौर से सुने। अब जो बच्चे अभी आए हैं, ठीक है, या जिनको आवाज का इश्यू है, वो एक दफा सुन ले। ठीक है, ट्यूबर क्लीन स्किन टेस्ट में क्या होता है, ट्यूबर क्लीन स्किन टेस्ट में ये होता है कि हम क्या कर लेते हैं, हम ट्यूबर क्लीन जो एंजाइम्स है वो क्या कर लेते हैं, ट्यूबर क्लीन जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं आर्म पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी एक इंसान का आर्म है, ठीक है, आपने यहाँ पे इंजेक्ट किया, ठीक है, इंजेक्ट करके आप यहाँ पे एक गोल दायरा बनाते हो। जब हम ये गोल दायरा बनाते हैं, इसको हम फिर एग्जामिन करते हैं 24 टू 24 नहीं 48 टू या 24 टू 72 आवर्स के लिए। ठीक है, 24 टू 72 या 48 टू 72 जो है वो एक रेंज दिया है इन्होंने, ये हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जहां पे ये हमने अंडरलाइन किया उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे रेडनेस तो नहीं हो रही। ठीक है, रेडनेस तो नहीं हो रही, स्वेलिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, या जो है वो हार्डनेस तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें जो है वो हम क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का जो है वो स्वेलिंग भी हो गई हो, ठीक है, अब किसी बंदे की रेडनेस हो गई हो या स्वेलिंग हो गई हो या लियन जो है वो हार्ड लियन जो है वो बन चुका हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव टेस्ट का मतलब क्या है, पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये है कि इस बंदे के अंदर बैक्टीरिया जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट है। इस बंदे के अंदर बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है।
ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि इस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन ये कंफर्म है कि इस बंदे के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई सबको? चलो आगे देखो, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है ये। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसी ऑर्गेनिज्म को या उसी प्रोटीन को हमने इंजेक्ट किया इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली का मतलब ये है कि हम जो है 15 डिग्री पे हम इंजेक्ट कर लेते हैं, 10 to 15 डिग्री के अंदर जो है हम इंजेक्ट कर लेते हैं स्किन की लेयर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक लोकलाइज सा भी इस तरह बॉल बन जाता है। ये जो बॉल सामने नजर आ रहा है ना, ये जो लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये देखो, ये हमने इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया। ठीक है, और ये जो लाइन नजर आ रही है, ये क्या है, ये वो इंजेक्शन का, ये इसका मतलब है कि इंजेक्शन आपने इंसर्ट कर लिया, उसका एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, फिर इस सर्कल को हम एग्जामिन करते हैं रेडनेस, स्वेलिंग और हार्डनेस के लिए। ठीक है, अब इसे हम फिर एग्जामिन करेंगे। ठीक है, और आगे हम अब आगे देखो। ठीक है, हाउ एवर अ पर्सन विद ट्यूबरकुलिन नेगेटिव टेस्ट हैज बीन पॉजिटिव, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, if a person with a tuberculin negative test become positive, then it indicates that the patient has been recently infected. अब अगर आपने क्या किया, आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है, और पेशेंट जो था वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए नेगेटिव था, पॉजिटिव नहीं था। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए अगर बंदा नेगेटिव था पहले, उसके बाद आपने बाकी टेस्ट करवाए, जो हम स्पूटम कल्चर करवाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, उन चीजों में इन्फेक्शन जो है वो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट जो है ये रिसेंटली इन्फेक्ट हुआ है, ये रिसेंटली इन्फेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी इसके बॉडी के अंदर जो डिले रिएक्शन है वो नहीं हुआ अभी, वो अभी इन प्रोसेस है। इस वजह से ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, लेकिन बंदा जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि बंदा अभी अभी रिसेंटली 1-2 दिन में या कुछ घंटों में जो है ये इन्फेक्टेड हुआ है। The skin test, however, can even become negative in, और skin test और किन किन लोगों में या और किन किन कंडीशन में नेगेटिव आ सकता है? अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो थेरेपी ले रहा हो, इम्यूनो सपोर्टिव या इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी है, ठीक है, वो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा हो, फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा हो, एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहा हो, ठीक है, तो उन ड्रग्स की वजह से भी इसकी इम्यूनिटी जो है वो लो होगी। ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो लो होगी। ठीक है, और हमारे अंदर जो रिएक्शन है वो नहीं होंगे। दूसरी बात, वो लोग जो कि ऐसी डिजीजेस से इन्फेक्टेड है, जिन डिजीजेस की वजह से हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को एड्स है, फॉर एग्जांपल किसी को लिम्फोमा है, ठीक है, वगैरह, तो इन चीजों की वजह से क्या होता है, इसका जो स्किन टेस्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुकद्दस का क्वेश्चन है, सर इंजेक्शन के थ्रू हमने क्या इंजेक्ट करना है, दोबारा बता दें। इंजेक्शन के थ्रू हमने ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करना है। ट्यूबरकुलिन को हम कहते हैं PPD। ट्यूबरकुलिन को हम क्या कहते हैं? PPD। एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है PPD। PPD का मतलब क्या है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, PPD को हम क्या कहते हैं? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, ये हम इंजेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, निम्रा का क्वेश्चन है, सर आपने कहा कि रेडनेस, स्वेलिंग एटसेट्रा शोज बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इसको ट्यूबरकुलिन है, ट्यूबरकुलिन है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो पता कैसे चलेगा? आवाज इशू की वजह से समझ नहीं आया। ठीक है,
अच्छा मुकद्दस आपका क्वेश्चन क्लियर है? बी इंजेक्ट पीपीडी, ठीक है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्रा का। निम्रा कह रही है कि सर आपने कहा कि अगर रेडनेस, स्वेलिंग और हार्डनेस हो रही हो तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और बॉडी के अंदर रिएक्शन शुरू हो गई है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होता कि इस बंदे को टीबी है भी कि नहीं, ट्यूबरकुलोसिस है भी कि नहीं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हम इसके बाकी लैब टेस्ट करवाते हैं, हम इसका स्पूटम कल्चर करवाते हैं, हम इसका चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो स्पूटम कल्चर में और टेस्ट वगैरह में हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये पॉजिटिव है, मतलब ये बंदा जो है इसे डिजीज है या नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। अब अगर एक बंदे का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया और नेक्स्ट डे आपने या कुछ दिनों बाद जो है आपने कल्चर करवाया, ठीक है, और कल्चर में पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बॉडी, इस बंदे को इन्फेक्शन अभी अभी हुआ है, इसको इन्फेक्शन अभी हुआ है, रीसेंट इन्फेक्शन है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं हम डिले रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो बॉडी के अंदर वो रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी सारे दिन लगते हैं, हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बॉडी के अंदर वो रिएक्शन नहीं हुआ, तो स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन स्पूटम वगैरह में पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है कि रीसेंट इन्फेक्शन है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये बंदा या तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे रहा है। जब आप किसी पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हो तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो लो हो जाता है, डिले हो जाता है, तो उसके अंदर ये जो टेस्ट है, स्किन टेस्ट, ये तो हम असल में क्या करते हैं, ये हम असल में आपका इम्यून रिस्पॉन्सेस को हिट कर लेते हैं। तो जब आप उसका इम्यून रिस्पॉन्सेस को आप हिट करो, लेकिन अगर वो सप्रेसेंट है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरी बात जो यहाँ पे आई है वो ये कि इस बंदे को कोई इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीज है। इम्यूनोसप्रेसेंट डिजीजेस कौन से है? फॉर एग्जांपल उससे एड्स है। एड्स में क्या हो जाता है? एड्स में ये हो जाता है कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, या कैंसर है, कैंसर की वजह से उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो लो हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है उसमें ट्यूबरक्लीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। अब क्लियर है? अब क्लियर है यहां तक? चलो गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के एग्जांपल्स बता दो, तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के एग्जांपल जो है वो क्या है? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस से, ठीक है। इसके अलावा जो हो रहा है, जो हमारा ट्यूबरक्लीन टीबी के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं जिसको हम मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, एक तो ये है। और तीसरा जो है वो अगर अर्गन रिजेक्शन है, ठीक है, तो अर्गन रिजेक्शन टेस्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो टाइप 4 के अंदर आते हैं। अब टाइप 1 भी पढ़ लिया, टाइप 2 भी पढ़ लिया, टाइप 3 भी पढ़ लिया, और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, चारों हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो हमने बारी बारी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन चारों के दरमियान कौन कौन से सिमिलरिटीज है, कौन कौन से डिफरेंसेस है, ठीक है। इनको हम अब कंपैरिजन इनका हम कर लेते हैं।
तो जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसमें क्या इन्वॉल्व था, उसमें IgE इन्वॉल्व था, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता था, उसमें क्रॉस लिंकेज बनता था, मेस सेल्स जो है उसमें मेन जो मेस सेल्स और बेसोफिल्स इन्वॉल्व थी, वहां से जो है वो मीडिएटर्स रिलीज होते थे और उसकी वजह से जो है वो लोकलाइज या जो सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस या जो एलर्जिक रिएक्शंस थे वो इंड्यूस हो जाते थे, ठीक है। है फीवर था, एस्थमा था, हाइव्स थे, ठीक है, फूड एलर्जीज थी, एक्जिमा वगैरह, ये सारी चीजें उसकी वजह से हो रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर जो इन्वॉल्व है वो है IgG या IgM इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें एंटीबॉडी जाती थी, ठीक है। एंटीबॉडी जो है वो एक्ट करती थी, ठीक है, अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन। जो सेल सरफेस एंटीजन है, ठीक है, जिसके अंदर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियास वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बाद आया टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर जो है एक इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी हम इसे कहते हैं, क्योंकि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बनता था जो कि नॉर्मली वो बॉडी से जो है वो डिग्रेड होके सिक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सीडेंटली वो किसी टिश्यू के अंदर रह जाए, ठीक है, किसी ऑर्गन के अंदर रह जाए, तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर सकता है और वहां पे जो है इम्प्लीमेंटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज की वजह से मैसिव इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। और वहां पे जो है वो मुख्तलिफ डिजीजेज जो है वो कॉज हो सकती है, जिस तरह जो है वो आर्थस रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, सीरम सिकनेस है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हो सकती है। माशाल्लाह। मुकद्दस का क्वेश्चन है, सर व्हाई दे आल रिएक्शन आर हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, बताता हूँ मैं, ठीक है। मुकद्दस आपको पहला लेक्चर नहीं दिया था? चलो मैं बताता हूँ लास्ट में, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसे क्यों कहते हैं। ठीक है। अब आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको हम टाइप 4 या डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें जो मेनली सेल्स इन्वॉल्व थी वो थी टी सेल्स, और उनमें से हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो इन्वॉल्व थी। उसके अलावा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो इन्वॉल्व थी, जिसमें माइक्रोफेजेस और लंगरहान सेल्स वगैरह आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व थे। उसके जो टिपिकल मैनिफेस्टेशन या जो टिपिकल इसके जो एग्जांपल्स है वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस या जो ट्यूबरकुलियन बनता है, ठीक है, या जो हम ग्राफ्ट वगैरह करवाते हैं, ठीक है, ग्राफ्ट का जो रिजेक्शन होता है या जो ऑर्गन रिजेक्शन है, ठीक है, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मुकद्दस आपके क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर लूंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखो, कंपैरिजन बिटवीन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेम वही बात है, ठीक है। एंटीजन कौन सा इन्वॉल्व है, टाइप 1 में एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इधर सिर्फ एक्सोजेनस लिखा हुआ है, एंडोजेनस और एक्सोजेनस दोनों आ सकते हैं, ठीक है। टाइप 2 में जो है वो सेल सरफेस एंटीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। टाइप 3 में सॉल्युबल एंटीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। और टाइप 4 में टिश्यूज और ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है। एंटीबॉडीज जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो IgE है, दूसरे के अंदर जो है वो IgG या IgM है, ठीक है। तीसरी में भी IgG और IgM है, ठीक है। और टाइप 4 में एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। रिएक्शन टाइम जो इसका है वो 15 to 30 मिनट्स का है, ठीक है। इसका मिनट्स टू आवर्स का है, ठीक है।
और जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड जो है वो है, उसमें जो है वो इन्वॉल्व है 3 to 8 आवर्स, ठीक है, और फोर्थ वन में जो 48 to 72 आवर्स जो है वो इन्वॉल्व है। अब ट्रांसफर इसका किस तरह होता है, एंटीबॉडीज आती है, इसमें भी एंटीबॉडीज है, इसमें भी एंटीबॉडीज, और उसका जो है वो टी सेल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कंडीशंस क्या है इसके अंदर है, फीवर, एलर्जी, अस्थमा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, गुड फॉस्टर सिंड्रोम इसके अंदर है, तीसरे के अंदर सीरम एसएलई और सीरम सिकनेस है, ठीक है, और नेक्स्ट में जो है वो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप? तौसीफ का क्वेश्चन है कि लंगरहांस सेल्स बता दे, तो लंगरहांस जिस तरह राबिया ने आपको आंसर किया, ठीक है, लंगरहांस सेल्स जो है स्किन के मैक्रोफेजेस है, ठीक है। उसके बाद हम मैकेनिज्म और मैनिफेस्टेशन अगर देखते हैं, ठीक है, तो टाइप 1 के अंदर जो है वो कौन कौन से सिंड्रोम है, फीवर, एस्थमा, ठीक है, आईजी इन्वॉल्व है, सेम वही बातें हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इन्वॉल्व है और क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसमें जो है वो टेस्ट ले लें, ठीक है। अब हम सबसे फर्स्ट पे आते हैं, क्योंकि मुकद्दस का क्वेश्चन है कि टाइप इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट की कुछ स्लाइड्स की तरफ आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? आज के लेक्चर में कोई इशू, जिसको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आज के लेक्चर में हो या पहले किसी लेक्चर में, अगर क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें आप लोग। ठीक है। अब स्टार्ट से हम देखते हैं, ठीक है, कि इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। मुकद्दस का क्वेश्चन है, तो इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इसलिए कहते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अब बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, बाहर से कोई भी सब्सटेंस आता है, ठीक है, कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी पैथोजन आता है, तो हमारी बॉडी ने क्या करना होता है, हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एक्ट करके उसे बाहर निकालना होता है, जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम का दिमाग खराब हो जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम का क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। वो क्या शुरू कर देता है, अपनी ही सेल्स को फॉरेन ऑब्जेक्ट कंसिडर करके उसके खिलाफ एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स के खिलाफ जो है वो एक्ट करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, ठीक है। अब ये इम्यून रिस्पॉन्सेस हम इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब ये हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा अगर इम्यून सिस्टम है, बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसने क्या करना है, इसके उसके खिलाफ एक्ट करना है। ये क्या है, ये तो सेंसिटिविटी है, ये तो एक नॉर्मल बात है, ये तो सेंसिटिविटी है। लेकिन अगर अपनी ही सेल्स के खिलाफ जो है ये एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हाइपर एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। पहले जो है वो बिल्कुल घर में बैठ के घर में बैठे थे, ठीक है, काम ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, फिर अगर बाहर से कोई आता था, ठीक है, तो उसे निकाल रहे थे, तो ये क्या था, सेंसिटिव हो गए थे।
लेकिन जब ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, अपनी ही सेल्स के खिलाफ जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिव हो जाती है हमारी सेल्स। तो जब हमारी सेल्स हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये। ठीक है, अब क्लियर है यहां तक? अब कोई क्वेश्चन? किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूंगा। बहुत ही कम बच्चे हैं आजकल। ठीक है, यहाँ अब सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा, यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे। किसी का कोई इशू इस लेक्चर में, कोई क्वेश्चन हो? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो आप लोग। सर आपने टाइप 3 पढ़ा दिया है? वाह, टाइप 3 तो मैं लास्ट ईद से पहले पढ़ाया था। नहीं, टेस्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ। टेस्ट का मैं बता दूंगा कि किस चैप्टर का होगा, ठीक है? इसी वीक में, आज इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, ठीक है, आप लोगों को कि किस चीज में टेस्ट होगा। टाइप 3 तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नो क्वेश्चन। चले, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम टाइप 3 नहीं पढ़ा। कौन कह रहा है टाइप 3 नहीं पढ़ा? तो सिर्फ टाइप 3 नहीं पढ़ा हमने? टाइप 3 अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या नहीं पढ़ा और क्या पढ़ा है। एक एक चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है? टाइप 3 मैं दिखाता हूँ आपको कि टाइप 3 क्यों नहीं पढ़ा। टाइप 3 तो मुझे खुद याद है, मैंने पढ़ा है। ये अर्थस रिएक्शंस और ये सीरम सिकनेस नहीं पढ़े हमने? यहाँ तक तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है? टाइप 3 पढ़ा है हमने, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? एक एक चैप्टर का टेस्ट होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है?
अब अगर इस पूरी लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है। आप आज मैं आप लोगों को अनाउंस कर लूंगा, ठीक है, कि किस चैप्टर में टेस्ट होगा और उसके हिसाब से आप लोगों ने जो है वो तैयारी करनी है अपनी। ठीक है, एक एक चैप्टर का टेस्ट होगा, बल्कि एक एक टॉपिक का टेस्ट होगा। एक चैप्टर का नहीं बल्कि एक एक टॉपिक का टेस्ट होगा। ठीक है, एक चैप्टर का भी लेंगे तो कुछ चैप्टर्स जो है वो बहुत लेंथी है, जिस तरह ये इम्यून सिस्टम है ये काफी लेंथी है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक एक टॉपिक का टेस्ट लेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक का टेस्ट होगा। सुकून से आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, आप लोग सुकून से अपनी तैयारी करें। ठीक है, और तैयारी के बाद ही जो है वो आप लोगों को मैं स्पेसिफिक टाइम दूंगा, उस स्पेसिफिक टाइम में आप लोगों ने ऑनलाइन होकर टेस्ट देना है। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, वो पहले से आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक चैप्टर भी नहीं, मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि एक चैप्टर भी से आता है, एक एक टॉपिक का टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर जो है वो बहुत लेंथी है, तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है वो एंड कर लेते हैं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर लेक्चर में किसी को कोई भी इशू हो तो वो आप लोग किसी भी टाइम जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।